व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम की खबरों में। और अब शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों के साथ। पहलगाम आतंकवादी हमले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। अमेरिका के ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमले पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर का बयान। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी का बयान। और अब खबरें विस्तार के साथ। पहलगाम आतंकवादी हमले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया, जहां वो कह रहे कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, अब पाकिस्तान भी जान गया है कि पहले की तरह ये कांग्रेस का हाथ नहीं है, ये मोदी जी का हथौड़ा है। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने आतंकवादी संगठनों पर बहुत सटीक हमला किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम निर्दोष लोगों की हत्या के हमेशा खिलाफ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारी सरकार ने भारत का पक्ष रखने के लिए 32 अलग अलग देशों में 7 प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं, जिनमें से 32 देशों ने भारत का समर्थन किया है। अब दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बहुत तगड़ा जवाब, करारा जवाब दिया। अभी पाकिस्तान भी जान गया है ये अभी पहले जैसा ये कांग्रेस का हाथ नहीं, ये मोदी जी का हथौड़ा है। तो उम्मीद करेंगे जो कश्मीर का टूरिज्म है इसको और एक नई दिशा मिलेगी जो यहाँ वंदे भारत नहीं, ये अभी जैसे केंद्र सरकार ने भी जैसे इसको ये एक्शन को रिएक्शन दिया है, तो अब लोग भी समझ गए हैं, टूरिस्ट भी समझ गए हैं। अभी जो भी टेररिस्ट है या पाकिस्तान है, ये बार बार ऐसा करने का हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि और हमारे फौज ने क्या किया, एक भी सिविलियन को मारा है। उन्होंने तो इधर कश्मीर में सीज फायर के बाद भी ड्रोन उड़ाए, मिसाइल उड़ाए, लेकिन हमारी फौज ने प्रिसाइज अटैक किया, जो आतंकवादियों के अड्डे को ढेर कर दिया। सटीक, हाँ सटीक और टारगेटेड अटैक हो गए। हम कभी भी बेकसूर लोगों को मारने के खिलाफ रहते हैं, इसलिए मोदी जी ने और हमारे फौज ने जो काम किया है वो तारीफ काबिल है। ये इतना ही कर वो चुप नहीं बैठे, इन्होंने 7 डेलीगेशन को 32 देशों में भेजा। हमारे भारत देश की भूमिका क्या है, हमारे भारत देश का स्टैंड क्या है, और पाकिस्तान का दहशतवादी जो चेहरा है वो दुनिया के सामने लाने के लिए पूरे एविडेंस भी दिए। तो 32 देशों ने भी हमारे देश का समर्थन किया है, प्रधानमंत्री जी का भी समर्थन उन्होंने किया है। और अब अगली खबर। अमेरिका के ईरान के 3 परमाणु केंद्र पर हमले पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर का बयान सामने आया है, जब वो कह रहे कि अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर हवाई हमले को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर ने कहा, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तब विश्व नेताओं ने उसे बेहद आवश्यक माना था कि जो लोग शांति के लिए काम कर रहे हैं वे उठने वाली समस्याओं का समाधान करें। आज ये विचार अप्रभावी हो गए हैं। देशों के बीच जब भी संघर्ष होता है तो मध्यस्थता के लिए कोई पहल नहीं होती। कि यूएनओ जब वजूद में आया था, बुनियादी तौर वर्ल्ड लीडर्स ने उस वक्त महसूस किया था कि हमें एक ऐसे इदारे की जरूरत है जो दुनिया में अमन के लिए काम करे, जो बाहमी झगड़े तनाज़े हों उनको निपटारा करे। आज ये इदारे इनइफेक्टिव हो चुके हैं। इस वक्त जहां भी 2 मुल्कों में झगड़ा होता है उसको सुलझाने के लिए उसमें मीडिएशन करने में कोई पहल नहीं होती है। इस वक्त जो जंग छिड़ गई है, पहले इसराइल और ईरान के दरमियान, तवक्का थी कि इस वक्त जो सबसे बड़ी आलमी ताकत अमेरिका है, ट्रंप हैं, वो इसमें मुदाखलत करके इसका निपटारा करेंगे, अमन कायम होगा। लेकिन अब वो खुद इस लड़ाई में शरीक बन गए हैं, जो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। कोशिश होनी चाहिए तमाम वर्ल्ड लीडर्स की कि वहां अमन हो, क्योंकि इस वक्त कई ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर ताकत रखते हैं। अगर न्यूक्लियर वार होगा तो वो इंसानियत के लिए बड़ा ही खतरनाक होगा, बहुत ही बुरा होगा। हम यही तवक्का करें कि वहां गुड सेंस प्रिवेल करे, अमेरिका में भी, ईरान में भी और इजराइल में भी,
ये जंग बंदी हो, ये हमारी ख्वाहिश है। और अब अगली खबर, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी का बयान सामने आ रहा है, जब वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने कहा, हम किसी से शिकायत नहीं करते, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। कभी किसी मुसलमान ने सड़कों पर त्योहार मनाने की शिकायत नहीं की, लेकिन आज जब कोई मस्जिद भरी होती है तो लोग मजबूरन 5 से 10 मिनट के लिए बाहर नमाज अदा करते हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर आप बाहर नमाज पढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। पूरे देश में चल रहा है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ये चल रहा है। मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते। देखिए, मस्जिद के बाहर अभी मैं आज आ रहा था, देखिए हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आज तक कभी किसी मुसलमान ने ये शिकायत नहीं किया कि सड़क पर त्यौहार क्यों मनाया जाता है। लेकिन आज अगर मस्जिद भर जाती है तो लोग मजबूरन, कुछ मस्जिदों में, हर मस्जिद में भी नहीं, बाहर 5-10 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ने आते हैं। लेकिन उसके लिए यूपी के चीफ मिनिस्टर सीएम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं आ रहा था अगर पूना से, तो मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन हमारी मस्जिद, हमारी नमाज के लिए, यानी ये जानबूझ करके ना इस देश में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। वक्फ की ज़मीनें हमारी हड़पने का पूरा इरादा हो रहा है। जो 4-4, 5-500 सालों से मस्जिदें बनी हैं, कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं, उन दरगाहों पर नज़र इनकी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर पर। ईरान से वापस आए भारतीय नागरिक ने सरकार की तारीफ की। ईरान से निकाले गए भारतीय नागरिकों में से एक ने कहा कि भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि इस कठिन स्थिति में उन्होंने न केवल हमें सुरक्षित निकाल लिया, बल्कि ये कार्य बहुत संगठित और निर्देशित तरीके से किया गया है। हम लोग को इंडियन एम्बेसी ने 3rd डे जब से वॉर स्टार्ट हुआ था, तब से हम लोग उनके कांटेक्ट में थे और हम लोग ने कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन करा उनसे, और आई थिंक 4 या 5 दिन लगे होंगे। उसके बाद जाके हम फाइनली वहाँ से एवैक्यूएट हो गए। तो हम पहले तेहरान के पास एक सिटी तक हम वहाँ पे थे, तो हम इंडियन एम्बेसी के डायरेक्शन पे हम फिर वहाँ से हट गए और फिर मशहद में आए। फिर मशहद से हम फाइनली 2 दिन रुकना पड़ा वहाँ पे, और फिर जब हमारा नंबर आया फिर हम ये तो भारत सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ऐसी सिचुएशन में उन्होंने हमें वहाँ से निकाला भी, और वो भी डायरेक्ट फ़्लाइट से। ऐसा नहीं कि हमें पहले प्लान था कि हम शायद आर्मेनिया या तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर के थ्रू आएंगे, लेकिन जो डिप्लोमेसी का यूज़ करें लोगों ने, इट इज़ बहुत ही कमेंडेबल है कि हमें डायरेक्टली हमें ईरान से बैक चैनल्स के थ्रू बात करके हमें डायरेक्ट हम ईरान से इंडिया आ पाए। और वो भी हम देख रहे थे, जो उस पर मैप बन के आ रहा था इस पर कि हम किस रूट से आएँ, तो हम डायरेक्ट ईरान से और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में आए। और ये बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे गवर्नमेंट की, जो और अभी नेपाल और श्रीलंका के लोगों को भी हेल्प कर रही है। तो आई थिंक बहुत ही कम कंट्रीज़ में इतनी वैसी पावर है कि हम वैसे मतलब इतना हाई लेवल पे डिप्लोमेसी को अपना यूज़ करके, और ये इतना बड़ा अचीवमेंट है सब हमारी सरकार का। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कोयम्बटूर के पेरूर तमिल कॉलेज के शताब्दी समारोह में शिरकत की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने सोमवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित पेरूर तमिल कॉलेज के शताब्दी समारोह में भाग लिया। इस विशेष अवसर पर उन्होंने कॉलेज के ऐतिहासिक योगदान की सराहना की और तमिल भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण में इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। समारोह के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि भारत की प्राचीन परंपराएं और भाषाएं हमारी पहचान है और युवाओं को इन्हें आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत पर भी बल दिया है। स्वामी मलई नांगा पड़वीरागे सोनेडत्तनुगारे कासिनील पुरवारे सीलग
திரு தனியமலை தீர்த்தம் பெரியானுக்கு நீராட்டி வேண்டிக் கொள்ளப்படுகிறது. और अब अगली खबर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अखंड भारत के लिए दिया बलिदान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आज भारत माता के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। 1953 में इसी दिन उन्होंने अखंड भारत के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें एक महान विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टा के रूप में याद किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में बतौर कैबिनेट मंत्री उन्होंने देश की औद्योगिक नीति तय करने में अहम भूमिका निभाई। उनका विजन आज भी राष्ट्र निर्माण में प्रेरणा देता है। भारत माता के महान सपूत, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अखंड भारत के लिए अपना बलिदान दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा थे। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने देश को अपने विजनरी नेतृत्व से लाभान्वित करके देश की औद्योगिक नीति को तय करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। देश के अंदर खाद्य आवश्यकता की पूर्ति की जा सके, खाद्य मंत्री के रूप में भी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री के रूप में उन्होंने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट से पंडित नेहरू के नेतृत्व की सरकार के द्वारा आजादी। और अब अगली खबर। डोडा जिले के दुर्गम क्षेत्र में 26 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, हजारों लोगों ने उठाया लाभ। भारतीय सेना की 26 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा डोडा जिले के चिल्ली गांदोह क्षेत्र के मनु पंचायत में सोमवार को एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ये इलाका जिले के सबसे दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इस चिकित्सा शिविर में हजारों स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में जनरल चेकअप, दवाओं का वितरण, नेत्र परीक्षण और स्वास्थ्य परामर्श जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की जांच कर उन्हें जरूरी सलाह दी है।
आज कट कैसे एक साथ इशू किया। ठीक है आप काम करो। बढ़िया बात बढ़िया बात बढ़िया तो एकदम की बढ़िया उधर बैठो उधर क्या तकलीफ है? कब से हो रहा है? खांसी भी है? खांसी भी है, हमने बीड़ी पीते हो ना? बीड़ी नहीं। क्या तकलीफ है? कमजोरी रहती है। और अब अगली खबर। नदिया के कालीगंज विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू। पहले दौर में तृणमूल कांग्रेस को बढ़त। कालीगंज विधानसभा उपचुनाव की मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे शुरू हो गई। शुरुआती दौर में ही तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही थी। पहले राउंड में डाक मतों की गिनती पूरी होने के बाद टीएमसी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मतगणना प्रक्रिया अभी जारी है और अगले कुछ घंटों में स्पष्ट रुझान सामने आने की उम्मीद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच मतगणना शांतिपूर्वक चल रही है। चुनाव आयोग के अधिकारी पूरी प्रक्रिया पर निगरानी बनाए हुए हैं। क्यों नहीं करे फोन करो ना वो नमूल
গ্যাস জ্বলছে। और अब अगली खबर। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट का बयान, 2025 संगठन को मजबूत करने का वर्ष, जमीनी स्तर से मजबूत होगी कांग्रेस। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने सोमवार को कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य भर के कांग्रेस पदाधिकारियों, जिला स्तर के नेताओं और विभागों तथा संगठनों के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। सचिन पायलट ने कहा, आज पूरे प्रदेश के कांग्रेस पदाधिकारी, जिला स्तरीय नेता और संगठन के विभिन्न विभागों व प्रकोष्ठों के प्रमुख एकत्र हुए हैं। अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की जा रही है और भविष्य के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार किया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश से हमारी पार्टी के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन के जो प्रमुख सेल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, उन सब की हम लोग आज एक मीटिंग ले रहे हैं। अब तक जो हमने काम किए हैं उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं और भविष्य में हम लोगों को क्या रूपरेखा बनानी है, क्योंकि संगठन को आप जानते हैं कि 2025 का जो वर्ष है वो राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने समर्पित किया है संगठन के लिए। इसलिए अभी से ही हम लोग अपने संगठन को पुख्ता करना चाहते हैं। बूथ से लेके प्रदेश लेवल तक जो जो हमें तब्दीलियां करनी है, बदलाव लेकर आने हैं या जो रोड मैप तैयार करना है, उस पर आज विस्तार से चर्चा होगी और 2 दिन तक यहाँ लगातार बैठक कर हम लोग कांग्रेस पार्टी को नई दिशा देने का काम करेंगे। आज रात को सभी विधायकों से हम लोग चर्चा करेंगे और सदन के अंदर, क्योंकि प्रशासन, सरकार और भाजपा का जो कार्यकाल रहा पिछले 1.5 साल से हम सब लोग देख रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो बहुत लचर है और यहाँ पर नियंत्रण मुझे लगता है दिल्ली का ज़्यादा है, रायपुर का कम है। सारा कुछ मैनेज ऊपर से हो रहा है और लोगों का विश्वास उन लोगों में नहीं रहा जिन्होंने वोट लिए हैं, जिन लोगों को जनता से आशीर्वाद मिला है शासन करने का, उनके बजाय वो बाहर दिल्ली की तरफ देखते हैं सारे निर्देशों के लिए, सारे निर्णयों के लिए। इसलिए सरकार को जवाबदेही तय करना हमारी जिम्मेदारी है। सदन के अंदर हमारे विधायकों ने बहुत प्रभावशाली तरीके से मुद्दों को उठाया है, लेकिन स्टेट के जो जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा करेंगे और सभी विधायकों से चर्चा करने के बाद आने वाले मॉनसून सत्र की रणनीति बनाएंगे। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं ताकि उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर सके। ये कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन और विचार आज भी हमें राष्ट्र हित में कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए डॉक्टर मुखर्जी का समर्पण हमेशा स्मरणीय रहेगा। आज आदरणीय श्यामा प्रसाद जी की पुण्य तिथि पर हम सब लोग मिलकर के पुष्पांजलि का कार्यक्रम यहाँ रखा। हर वर्ष करा जाता है, परंतु सही मायने में इस देश के महानायक को यदि श्रद्धांजलि दी गई तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी थी। उस दिन दी थी जब हमारे संविधान से धारा 370 हटाई गई। देश में एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान, ये नियम, ये नारा यही चलेगा। देश के हिस्से नहीं हो सकते। देश में, पूरे देश में एक ही संविधान मान्य होगा। जिस दिन ये तय हुआ तो इस महानायक की पुण्य आत्मा को हम सब ने मिलकर श्रद्धांजलि दी। अब तो केवल उनके दिखाए हुए रास्ते, उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन में ही हमें चल करके काम करना है, जिसका आधार होगा राष्ट्र सर्वोपरि। तो मैं बहुत दिल्ली की जनता को साधुवाद देती हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि मानने वाली सरकार को आपने चुना और उसी नियम के तहत हम काम करेंगे। और अब अगली खबर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सिद्धांतों पर कभी समझौता नहीं किया, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके सिद्धांतों और योगदान को याद किया।
उन्होंने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अक्सर उस समय की कांग्रेस नेतृत्व, विशेषकर पंडित नेहरू से असहमति रखते थे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने आह्वान किया तो उन्होंने देश हित में पहली राष्ट्रीय सरकार में भाग लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि वो कैबिनेट स्वतंत्र भारत की पहली सरकार थी जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसी पूजनीय हस्ती भी शामिल थे। उस दौर में कई महान व्यक्तित्व कांग्रेस के माध्यम से आगे आए, जिन्होंने आगे चलकर देश की राजनीति को दिशा दी। श्यामा प्रसाद जी भी अनेक विषयों पे कांग्रेस की तत्कालीन नेतृत्व से सहमत नहीं होते थे, विशेष करके नेहरू जी से सहमत नहीं होते थे, लेकिन गांधी जी की आह्वान पे उन्होंने जो पहला 47 में अंग्रेज जाने के बाद राष्ट्रीय सरकार बनी, जिसमें पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर भी थे, जिसमें श्यामा प्रसाद जी भी थे, अनेक महानुभव थे जो बाद में कांग्रेस में आगे बढ़े, लेकिन समय क्रम में आदरणीय नेहरू जी ने उनको राज्यों में भेजा, नहीं तो और कोई भूमिका में पहुंचाया, और कुछ लोग जो स्वाभिमानी थे, वो बाबा साहेब आम्बेडकर हो या श्यामा प्रसाद जी हो, ये सरकार से बाहर आ जाने का उचित माना। मित्रों, उस समय में अनुमान करो 50 दशक की प्रारंभ में 51, 52, 53 उन दिनों में कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई की मोनोपोली जिसके पास था, वो अकेले कांग्रेस के आज की रूप नहीं था, लेकिन उस कांग्रेस नेहरू जी की एक बड़ी लीडरशिप के विकल्प में एक वैकल्पिक विचार रखना, ये अपने आप में इस देश की राजनीति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आजाद भारत की अनेक उपलब्धियों को गिनाने में उन्हीं दिनों में 50, 51, 52, 53 उस समय में देश में जो घटना हुई, उस घटना में एक प्रमुख घटना था श्यामा प्रसाद जी की सरकार से बाहर आ जाना, श्यामा प्रसाद जी हिंदू महासभा में योगदान करना, बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ विमर्श करके श्री गुरु जी की साथ चर्चा करके श्यामा प्रसाद जी ने वैकल्पिक राजनीतिक विचार दिया। भारतीय जनता पार्टी या पूर्व रूपा जनसंघ ये केवल एक संगठन नहीं था, ये एक विचार था, जिसकी विचार आज लगभग 7 दशक के उपरांत देश और प्रदेशों में, और इसकी वैश्विक प्रभाव है, एक वैकल्पिक शासन प्रणाली आज हम लोग ले पाए। अगर मैं भारतीय जनसंघ की 2 प्रमुख नेताओं की वैचारिक विरासत कहूं, एक श्यामा प्रसाद जी ने दृढ़ नेतृत्व, राजनीतिक इच्छा शक्ति, देश को अटूट श्रद्धा करने की परिणाम, भले ही अपनी जान को कुर्बानी कर दे, निडर होके उस समय की राजनीति में अपना विचार रखना, लोगों ने उनको उस समय में परिहास किया था। अब देखते हैं अगली खबर को। ग्वालियर एसएसपी धर्म सिंह यादव का बयान, कुख्यात अपराधी पर दर्ज है 25 से अधिक गंभीर मामले, हत्या के बाद पुलिस पर की फायरिंग। ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि एक अत्यंत शातिर अपराधी जिस पर 25 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, हाल ही में हाजिरा थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या की वारदात में शामिल था। एसएसपी यादव ने कहा कि वो एक बेहद चालाक और कुख्यात अपराधी है। हाल ही में हाजिरा थाना क्षेत्र में हुई हत्या के बाद जब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए गुड़गुड़ाई इलाके में घेराबंदी की तो उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी। देखिए, बहुत ही शातिर बदमाश है। इसके अगेंस्ट में 25 से अधिक अपराध दर्ज हैं, जो कि गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। और आपके संज्ञान में ही है कि विगत दिनों हाजिरा थाना क्षेत्र में इसके द्वारा एक हत्या की घटना की गई थी, और हत्या की घटना करने के बाद जब पुलिस पार्टी ने घेराबंदी की और चीज करने की कोशिश की गई तो गुड़ागुड़ी क्षेत्र में पुलिस की पार्टी पे फायर किया गया। उस समय इसका एक साथी मौके से पकड़ लिया गया था, ये मौके से पुलिस पार्टी पे हमला करके फरार हो गया था। उस घटना में भी पुलिस के आरक्षक की तरफ से 307 की हत्या के प्रयास का एफआईआर दर्ज किया गया। इससे पहले इसके अगेंस्ट में 307 का ही अपराध दर्ज था ग्वालियर थाने में, वहाँ से फरार चल रहा था। ये बहुत ही शातिर बदमाश है। इसकी सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी घेराबंदी की गई ओटीला थाना क्षेत्र में। घेराबंदी के दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी में, जैसे कि हमेशा पुलिस पार्टी पे फायर करने का आदी है,
इसके द्वारा फायर किया गया पिस्टल से। पुलिस पार्टी ने भी अपनी आत्मरक्षा में और इसको गिरफ्तार करने के लिए फायर किया है, जिससे इंजर्ड हुआ है और इंजर्ड हालत में इसको अभी जीएच हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके आए। ट्रीटमेंट इसका किया जा रहा है। ये जो दोनों प्रमुख आरोपी थे, दोनों अरेस्टिंग हो गई। बाकी के जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टी लगातार प्रयास करती है, वो भी जल्दी गिरफ्तार होंगे। और अब अगली खबर, विधायक पर आरोप वैध अनुबंध के बावजूद प्लॉट गिराने का मामला दर्ज, पुलिस ने की दबिश सीटो एसपी वेस्ट। शहर के पश्चिम क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह ने सोमवार को जानकारी दी कि एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर एक नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक विधायक और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने एक आवासीय भवन निर्माण के लिए वैध अनुबंध के तहत एक प्लॉट लिया था। एफआईआर दर्ज में आरोप लगाया गया कि उक्त प्लॉट को विधायक और उनके सहयोगियों के कहने पर गिरा दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद गांव में जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई है जहां आरोपी छिपे हो सकते हैं। एक वादी द्वारा शिकायत दर्ज की गई है कि उनका जो एक प्लॉट है जिसमें वो अपना एक आवासीय बिल्डिंग खड़ा करना चाहते थे, तो उसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था, जिसका उनके पास वैलिड एग्रीमेंट भी था। तो उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि माननीय विधायक ऋतुलाल यादव और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा उसको तोड़ दिया गया है उनके कहने पर। तो नामजद एक एफआईआर हुई थी, उसी में उनकी अरेस्टिंग के लिए पुलिस कोतवा गांव में आई हुई थी और इसमें छापेमारी की गई थी। और इनके जो भी संभावित ठिकाने हैं उन सब जगहों पर छापेमारी की है। इन जो अभियुक्त हैं इसमें इनकी गिरफ्तारी के लिए, और ये लोग भागे हुए फिर रहे हैं और पुलिस को अभी नहीं मिले हैं। पुलिस को इनकी तलाश है और आगे भी हम लोग इसमें माननीय न्यायालय के माध्यम से जो लीगल प्रोसेस है वो करेंगे, इसमें वारंट प्रे करेंगे और आगे कुर्की तक जाएंगे और आगे भी इसमें छापेमारी होती रहेगी और आगे का इसमें अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और जो भी अपडेट होगी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ये दानापुर अनुमंडल की पुलिस है जिसमें एसडीपीओ साहब हैं दानापुर के, साथ ही साथ हमारे एसडीपीओ साहब हैं फुलवारी के, और बाकी का दानापुर अनुमंडल की हमारी लोकल पुलिस है। और अब अगली खबर, सपा सांसद जियाउर रहमान बारक का बयान, ये संघर्ष जरूरी है, बिल के विरोध का कारण भाजपा या आरएसएस नहीं बल्कि जबरदस्ती है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध में नहीं बल्कि वे इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे क्योंकि उनके ऊपर जबरदस्ती थोप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा हमें ये लड़ाई लड़नी ही होगी, हम भाजपा या आरएसएस के खिलाफ इसलिए नहीं है कि भाजपा ने ये बिल पेश किया है, बल्कि हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हम पर जबरन लागू किया जा रहा है। उसूलों पर जहां आज आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहां आज आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आज जो आप और हम लोग मिलकर करके इस वक्त कानून के खिलाफ एक पूरे मुल्क के अंदर तहरीक चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी मजबूती के साथ इस तहरीक में पेशोपेश है। जहां तक कोशिश हो सकती थी, जब सरकार इस बिल को संसद इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लेकर के आई, हमारी जितनी ताकत थी, जितनी हैसियत थी, जितना हमारा विपक्ष का नंबर था, पूरी हम लोगों ने ईमानदारी के साथ जद्दोजहद की, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कि किसी भी तरह से ये बिल पास नहीं हो पाए। और मैं हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष पार्टी मजबूती के साथ में खड़ा रहा, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। लेकिन यकीनन वहां से आवाज मजबूती किसकी वजह से बिल को रोका नहीं जा सकता, वहां नंबर की जरूरत पड़ती है। हमारे पास नंबर इतना नहीं था कि उस बिल को रोक सके। जो ये वक्त कानून, काला कानून हमारे ऊपर मसलत किया गया है, जो
हमारी कोशिश है, और सिर्फ मेरी और हम सिर्फ सांसदों की नहीं, पूरी इस मुल्क की आवाम की ये जद्दोजहद है कि किसी तरह से भी ये कानून वापस होना चाहिए। जहां कोशिश हो सकती थी संसद के अंदर प्रयास किया, लेकिन जब ये कानून की शक्ल ले लिया, माननीय राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद, तो फिर हम लोगों ने रुख किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ, जहां बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हुई। अल्लाह के करम से मुझ नाचीज ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की, और अफसोस तो इस बात का है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्टे होने के बावजूद, कि जब स्टे हुआ था उसके बावजूद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कानून के खिलाफ जो धज्जे उड़ाने का काम जो राज्य की सरकारें कर रही हैं, वो बहुत हमारे लिए अफसोस की बात है। और वो चैलेंज सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए नहीं, वो चैलेंज पूरे इस देश की आवाम के लिए है, इस देश के संविधान के लिए है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। सिंगैया मृत्यु मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी आरोपी बने। सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज में फॉर्च्यूनर वाहन जुड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा एस जगनमोहन रेड्डी को सिंगैया की मौत के मामले में आरोपी नामित किया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच में मिले सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज से उनके फॉर्च्यूनर वाहन का उस हादसे से संबंध साबित होता है। पुलिस ने इसके आधार पर ये एस जगनमोहन रेड्डी, उनके ड्राइवर और करीबी सहयोगियों के खिलाफ धारा 49 BNS के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच अभी भी जारी है और पुलिस हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही है। ఒక కాన్వాయ్ అంటే 11 వెహికల్ ప్లస్ 3 వెహికల్ పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ మన తాడేపల్లి నుంచి సతనపల్లి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాదాపు 50 వెహికల్స్ లో మన ఏటుకూరు రోడ్ బైపాస్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది. యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అక్కడ ఒక పర్సన్ లాన్ లో పడుకు పెట్టడం జరిగింది. ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత మనం 108 అంబులెన్స్ కి చెప్పి హాస్పిటల్ తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది. వ్యక్తి పేరు సింగయ్య, రంగళపాలెం నుంచి. హాస్పిటల్లో బ్రాడ్ డెడ్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేశారు. అప్పుడు వాడు వైఫ్ లూర్ది మేరీ ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మేరకు మనకి 106 సబ్ క్లాస్ 1 మేరకు మన కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత మనకు ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజ్, తర్వాత డ్రోన్ వీడియోస్, తర్వాత అక్కడ నిలబడుతున్న వాళ్ళు తీసుకున్న వీడియోస్, ఇదన్నీ తర్వాత విట్నెస్ స్టేట్మెంట్స్ పరంగా మనకు ఎవిడెన్సెస్ వచ్చింది. దానిలో ఒకటి మనకి ఒక వీడియో దొరికింది. దానిలో ఏంటంటే ఎవరు చనిపోయారో సింగయ్య, మన ఎక్సీఎం గారు వెహికల్ ఫార్చునర్ వెహికల్ వీల్ కిందకి వాళ్ళు పడిపోవడం, దాని వెహికల్ టైర్ ఎక్కుతున్నట్టు ఒక వీడియో మనకి ఎవిడెన్స్గా దొరికింది. దాని మేరకు మనం 106 సబ్ క్లాస్ 1 BNS సెక్షన్ని మళ్ళీ 105 BNS కిందకి మనం మార్చడం ఎలాగో 49 BNS కిందకి సెక్షన్ని మార్చేసి దానిలో ఉన్న డ్రైవర్, తర్వాత ఎక్సీఎం గారు, తర్వాత నాగేశ్వర్ రెడ్డి, సుబ్బారెడ్డి గారు, పెరినాని అండ్ విడుదల గారు అందరినీ కూడా అక్యూజ్డ్ కాలంలో యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది మన ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఇంకా ఇన్ డెప్త్ इन्वेस्टिगेशन చేస్తూ కేసుని యాజ్ పర్ లా ఫైనలైజ్ చేస్తాం. और अब देखते हैं अगली खबर को। केंद्र सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ईरान से विशेष बचाव उड़ान से आए 285 भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेटा ने रात दिल्ली एयरपोर्ट पर ईरान से विशेष बचाव उड़ान के जरिए लौटे 285 भारतीय नागरिकों को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया है। इस खास ऑपरेशन के तहत देशवासियों को सुरक्षित तरीके से भारत लाया गया। पवित्रा मार्गेटा ने कहा कि सरकार विदेश में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है।
थैंक यू, थैंक यू। एकदम बढ़िया। अरे सर ऐसा किया हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे अभी रुको। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और अब अगली खबर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंडिया गेट पर दिल्ली पुलिस के आयोजन में दिया संबोधन। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ दिन पर जोर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंडिया गेट पर दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। ये कार्यक्रम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले इस विशेष दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक द्रव्यों का दुरुपयोग न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। हमें मिलकर इस समस्या के खिलाफ कठोर कदम उठाने होंगे और युवाओं को इस दलदल से बचाना होगा। बहुत ही आदरणीय रितु अरोड़ा जी का, स्पेशल पुलिस कमिश्नर क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी का, श्री मधु तिवारी जी, श्री सुरेंद्र कुमार जी जॉइंट सीपी क्राइम, श्री मंगेश कश्यप जी एडिशनल सीपी क्राइम, श्री दीपक पुरोहित जी जॉइंट सीपी नई दिल्ली रेंज, और सबके चहेते मिक्का जी। जोरदार तालियां भाई। आज की ये सुंदर ड्राइव जो 12 जून से शुरू हुई, 26 जून तक चलेगी और हर वर्ष दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत ही लार्ज स्केल पे एंटी ड्रग ड्राइव दिल्ली में लगातार की जा रही है। अभी देवेश जी बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने 45,000 किलो ड्रग्स को नष्ट किया। ना केवल नष्ट किया बल्कि उनके सरगना जो लगातार ड्रग्स के माध्यम से दिल्ली को खराब करने में लगे थे, दिल्ली को नुकसान पहुंचा रहे थे, समाज की तबीयत खराब कर रहे थे, ऐसे सभी सरगनाओं को भी पकड़ा गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार इस ड्राइव में अगर मैं सिर्फ 2025 की भी बात करूं तो इन्होंने मात्र 5 महीने में लगभग 1100 केस दर्ज किए, 1400 गिरफ्तारियां की और 4,500 किलो अफीम, कोकीन और गांजा जब्त किया गया। एक बार जोरदार तालियां हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ इसको केवल कानून व्यवस्था के रूप में नहीं लिया बल्कि कर्तव्यबद्धता मानते हुए, प्रतिबद्धता मानते हुए दिल्ली के वेलफेयर के लिए, दिल्ली की यूथ को बचाने के लिए लगातार अपनी डेडिकेशन प्रोवाइड की। आज जितने लोगों ने यहाँ अवार्ड लिया वो भी लगातार इस एंटी ड्रग ड्राइव में शामिल हुए और एक सुंदर प्रयास मिलकर के लड़ाई नशे के विरुद्ध युद्ध में मिलकर के जो लड़ाई सभी ने की
जहां छोटे छोटे बच्चों ने पेंटिंग्स बना करके ड्रग्स के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ी, वहीं पर राहुल खन्ना जी की टीम ने जगह जगह पे जा करके जोश के साथ ये नुक्कड़ नाटक दिखा करके समाज में जागृति पैदा की। आइए देखते हैं अगली खबर। प्रेम प्रकाश की किताब में उजागर हुए भारत के अनदेखे स्वतंत्रता सेनानी। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश ने अपनी नई किताब हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के संदर्भ में बताया कि आमतौर पर भारत की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी गांधी जी और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने कहा, हाँ, गांधी और कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन सच्चाई ये है कि सैकड़ों युवा स्वतंत्रता सेनानियों ने भी ऐसे बलिदान दिए जो इतिहास की नजरों से ओझल रह गए। प्रेम प्रकाश ने कहा कि उनकी पुस्तक का उद्देश्य इन अनदेखे नायकों और उनकी बहादुरी को उजागर करता है ताकि स्वतंत्रता संग्राम की एक व्यापक और संतुलित तस्वीर सामने आए। उन्होंने समाज से आग्रह किया कि वे इतिहास को उसके संपूर्ण पहलुओं से जाने और समझे। ऐसे है कि अभी तक तो सिर्फ ये कहा गया है कि हिंदुस्तान की आज़ादी जो है, या जो आज की डेट में लोगों को आम तौर पर पता है, गांधी जी और कांग्रेस की वजह से है। ठीक है, गांधी जी का अपना रोल था, कांग्रेस का अपना रोल था, दोनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, मगर इस आज़ादी के पीछे सैकड़ों नौजवान और लोगों ने अपनी जान दी है। वो सब इग्नोर्ड हैं, उनका नाम ही नहीं आता। सुभाष चंद्र बोस, कई हैं, ढींगरा, एक सब लेकर देखते पढ़ते जाइए आप। 1824 से 1806 से ये लड़ाई शुरू हुई है, आज से नहीं हुई है, 1857-58 के बाद नहीं हुई। So it's a long history, and this book carries as many as I could research. Maybe there are many more which should be mentioned. कोई ऐसा कारण नहीं है, it has not been thought fit. Those who wrote the earlier history, they were not journalists, they were historians, they had their own agenda maybe, I don't know. Veer Savarkar was a student in London. He was studying. एक इंडिया हाउस था वहाँ पर, वहाँ वो जाते थे, वहाँ पर आमतौर पर हिंदुस्तानी सब मिलते थे, तो वहाँ पर ये था ये सब कुछ। ढींगरा वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ हिज। ढींगरा ने वायली को शूट किया, उसके बाद वहाँ की जो इंडियन एसोसिएशन थी, दे गॉट टुगेदर, दे वांटेड टू पास ए रेजोल्यूशन कंडेमिंग इट। ही वॉज द ओनली वन हू गॉट अप एंड सेड नो, आई वोट अगेंस्ट इट, और उसको मार पीट के उन्होंने बाहर कर दिया। उसके बाद अंग्रेज़ चाहते थे उसको किसी तरह से हिंदुस्तान लाना, ताकि हिंदुस्तानी कानून के अंदर, क्योंकि अगर ब्रिटिश कानून में उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता, जबकि वो इंग्लैंड में था, ब्रिटिश कानून के मुताबिक उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, वो उनको एक्स्ट्राडाइट करके यहाँ लाए। उसके बाद की कहानी आपको पता ही है। और अब अगली खबर। पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहरे मस्कीन ने कहा, पंथिक सेवाओं पर लगी रोक 21 मई को पंडित सिंह साहिब की बैठक में हटी। पूर्व जत्थेदार तख्त की श्री पटना साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह गौहरे मस्कीन ने कहा कि उनकी पंथिक सेवाओं पर लगी रोक 21 मई को पीड़ित सिंह साहिब की बैठक में हटाई गई है। हालांकि तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब की प्रबंधन समिति और पंज प्यारे साहिब ने श्री अकाल तख्त साहिब की अधिकरण को चुनौती दी। ज्ञानी रणजीत सिंह ने आरोप लगाया कि पटना साहिब समिति ने ज्ञानी कुलदीप सिंह गारगज को वेतनभोगी अधिकारी नियुक्त करके अकाल तख्त साहिब की आधिकारिक सत्ता को टकराव में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम धार्मिक संस्थाओं के बीच विवाद को बढ़ा सकता है। देखो, सिख दुनिया च भावें किसी भी थां वसदा होवे, ਉਹਦੇ प्राणा की तड़प होंदी है, रोज़ अरदास करदा श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान, ते सतगुरु ने बड़ी कृपा की है। जिहड़ियां साजिशां रच के तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब की पदवी नूं बदनाम किया गया सी, ਉਹਦੇ ਚ बहुत इनकुआरियां होईयां। उन्हां विच गुरु साहब ने आप वरत के दुध का दुध ते पानी का पानी किया। तो मेरे अदने जी वास्ते भी एक बहुत बड़ा करिश्मा है कि मेरी पीढ़ी के मालक, धर्म रक्षक
गुरु हरगोबिंद साहब जी के पावन दस्ते मुबारक नाल साजे हुए तखत श्री अकाल तखत साहब तो मेरी पीरी का नगारा वजिया ते बीते 21 मई नूं दास दी सेवावां ते जो पटना साहब रोक लगाई गई सी वो रोक हटा दी गई है। इस तो अगे हुण मेरा ते कोई मामला रह नहीं गया। हुण इत्थों दे ग्रंथी सिंघां नाल या कमेटी नाल सीधा सीधा अकाल तखत का मसला है। पटना साहब की कमेटी वालों हजे तुहानूं मानता नहीं दी जा रही, किवें देखदे हो? विरोध किया जा रहा है, उन्हां दा स्वार्थ है। उन्हां दी अपनी जिहड़ी टर्म सी वो पूरी हो चुकी है। 5 साल कमेटी की टर्म होंदी है ते 2 साल पहले ही पूरी हो गई, पर अपने आप को सेवक अखवाउण वाले पता नहीं क्यों अजे तक कुर्सियां नूं छड्ड नहीं रहे। निजी स्वार्थ ने और निजी प्रेस्टीज के इशू बनाए हुए ने, एक दूजे नाल लड़ा के एक दूजे का अपमान करा के जिहड़े उत्थे मुखी ने वो गुरमत का घाण कर रहे। तखत साहिबान भावें 5 तख्तां चों कोई भी है, किसी का जर खरीद नहीं है। सारी उम्र उन्हें नहीं किसी एक ने नहीं रहना होंदा, पर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जोड़े बेअमृती भी ने। दुख की गल है कि जिहड़ियां साडियां सर्वोच्च संस्थावां ने जिन्हां विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है और चीफ खालसा दीवान है। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। ऑपरेशन सिंधु पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी का बयान, ईरान में फंसे लोगों को सुरक्षित वापस लाने में सरकार लगातार लगी हुई। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर जानकारी देते हुए कहा, पिछले 7 रातों से मैं उन लोगों से लगातार संपर्क में हूं जो ईरान में फंसे हुए थे और जो बेताबी से वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग सीमा तक पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने आगे बताया, भारत सरकार हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में इन्हें सुरक्षित रूप से वापस लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। देखिए, मैं खुद भी पिछले 7 रातों से लगातार कुछ लोगों से संपर्क में हूं जो ईरान में थे और उनको जल्दी से जल्दी आने की जद्दोजहद थी। कई लोग तो ईरान से निकल करके बॉर्डर पे आ गए और उनको लगातार भारत की सरकार, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी और पूरी टीम उनको सुरक्षित भारत लाने के लिए काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं जो कार्य होते देख रहा हूं, जो लोग बाहर फंसते हैं किसी संकट में, युद्ध की स्थिति में, जो इस समय मोदी सरकार उनको लाने के लिए जो जो उपक्रम करती है, उसका कोई उदाहरण दूसरा नहीं मिलता है। ईरान के गवर्नमेंट से और कई बार तो युद्ध की स्थिति को थोड़ा सा नम करके भी भारत के लोगों को निकालना हो तो उसमें मोदी सरकार सफल हो रही है। अभी भी ईरान से एक फ्लाइट आई हुई है, जल्दी ही और भी लोग आने वाले हैं और जो जो वहां से संपर्क कर रहे हैं सभी को सुरक्षित लाने का उपाय हो रहा है। और फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। दर्शकों, लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।